तो स्वागत करने एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 14वां क्लास होने वाला है और आज जो हाई कोर्ट पर जो स्टे लगा दिया था एग्ज़ाम को लेके, वह 11th 12th या फिर जो भी एग्ज़ाम को स्थगित करने की बातें हवाओं में उड़ रही थी, उसको फिर से हाई कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि उसको जो 5 अंक का ग्रेस देके उसको चाँप दिया जाएगा। और बाकी जो उससे कट ऑफ भरने की मामलाओं में आप देख ही सकते हैं कि जो लोग अतिथि शिक्षक होंगे उनको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के मौका साथ साथ जो दो हुआ ही है, और अन्यत्र साथी से वो भी जो है ना वो 5 अंक के ग्रेस से ऊपर हो चुके हैं। इसलिए आप लोग को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो अतिथि शिक्षक नहीं है, आप लोग भी उनसे 2 कदम आगे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एफएमएससी का सहारा लिया है और बाकी अन्यत्र से भी आप कहीं भी तैयारी कर रहे थे तो आप उनसे कहीं ना कहीं बेटर है। बाकी जो निर्णय हो चुका है उस पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है और उसको एक मोहरा बनाने के बाद निगेटिविटी फैलाने में नहीं है। बाकी आप लोग समझ लीजिए एग्ज़ाम जो है 20-21 जून को जो निर्धारित समय था उसी एग्जाम निर्धारित समय में होगी। इसलिए आप लोग जो है अपने तैयारी को और हाई लेवल कर लीजिए और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये सिर्फ वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद वो जो क्वेश्चन आता है ग्रुप में, अगर सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में, वहाँ जाके आप ग्रुप में ऐड हो जाइए और होमवर्क जो यहाँ दिया जाता है उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद क्यों सुना कीजिए और क्यों सुनने के बाद उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। और पढ़ने के साथ साथ जो है अगर आप खाली टाइम में कहीं बैठे रहते हैं तो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट में जाके पिछले वाला वीडियो जो है उसको भी आप देख सकते हैं। जितना उसको देखिएगा उतना आपको याद ही होते रहेगा। समय को यूँ हमेशा बर्बाद ना किया कीजिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपना प्रैक्टिस सेट डेली लगाते होंगे। अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए। और जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने का कुछ प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में उसको भेजा कीजिए। ग्रुप में उसका हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है आपको ग्रुप में हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा। तो आज जो होमवर्क दिया गया था उससे क्यूज भी कराएंगे। और आज जो जैसा कि भारत का भूगोल जो चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक आज दिया हुआ और ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो है आपको सीधे छपने वाला क्वेश्चन जो है बीपीएससी ट्री 2.0 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का परिवहन और कृषि जो उद्योग चल रहा है अभी, उससे आज क्वेश्चन जो होने वाला है, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे ज्योग्राफी हर किसी को इतना जल्दी आसानी समझ में आता नहीं है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ जो आप समझने का भी प्रयास कीजिएगा और उसके बाद खुद से इसको सुनिएगा बाद में तो और उसको आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज और ध्यान से सुनिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल पर सब नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइम में आपको ये वीडियो जो हमेशा सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्यूज। बताइएगा, जो कल बताए थे जूट उद्योग के बारे में, तो कल जो है भारत के उद्योग में लौह इस्पात उद्योग हो गया था, एल्युमिनियम उद्योग भी हो गया था और आपको सूती वस्त्र उद्योग भी बता दिए थे कि भारत का मैनचेस्टर जितना भी था, उत्तर भारत दक्षिण भारत से बता दिए थे। अब जो है आपको जूट उद्योग के संबंध कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको बताते हैं। बताइएगा, जूट उद्योग जो खुला था रिसरा में, यह कहाँ खुला है? ये पश्चिम बंगाल। रिसरा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में खुलता पड़ा है। बताइए, विशाखापट्टनम जो खुला था कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। आगे बताइएगा, ये पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा में जूट उद्योग खुला, ये किस में पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, तो पता ही होगा। बताइएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना जो हुई थी ये 1984 में भी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूट संगठन स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था और इसका मुख्यालय बनाया गया था ढाका में। और ढाका जो इसका मुख्यालय बनाया गया है, एक और चीज़ का मुख्यालय ढाका था, बताइएगा? 1906 कल का मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? ये भी आपको ढाका में ही था, इसलिए आपको उससे थोड़ा रिलेट करके बता दिए। आगे देखिएगा, इसके बाद आया था चीनी मिल। उससे अभी उद्योग की चर्चा होगी इस चैप्टर में भी। तो चीनी मिल जो खुला था आपको, जो इसमें जो बिहार में बहुत सारे जगह पर चीनी मिल खुला था, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, बिहार में मोतिहारी, सुगौली, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, समस्तीपुर, मोतीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर, इस सभी जगहों में जो है चीनी मिल खुला था। बस समस्तीपुर का चीनी मिल अब बंद ही हो गया, हसनपुर वाला चीनी मिल अभी चल रहा है। इसके बाद आया था सीमेंट उद्योग। देखिए, सीमेंट उद्योग जो है इसमें विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें एक जगह था ब्रिटेन का पोर्टलैंड जगह था, जो सीमेंट नामक ये आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है ये ब्रिटेन में पोर्टलैंड नामक शहर में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। देखिए, इसमें यूँ कुछ ऐसा टॉपिक है, उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें समझिएगा। उसके बाद जो ये गुजरात के पोरबंदर में नामक स्थान पर कारखाना किसकी स्थापना की गई थी? भारत के अंदर, ठीक ना। वैसे ब्रिटेन में कहाँ हुई थी? पोर्टलैंड में। और भारत में आ गई तो गुजरात के पोरबंदर में इसको स्थापना की गई थी। और एक सीमेंट भी होता है एसीसी, देखिएगा, एसीसी सीमेंट, इसकी स्थापना जो 1936 में किया गया था। एसीसी सीमेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक ना। उसके बाद आया था कागज उद्योग। कौन सा उद्योग? कागज उद्योग आया था। और कागज उद्योग में देखिए, कागज का पहला सफल कारखाना जो है 1879 में खोला गया था लखनऊ में।
सबसे पहले कागज़ का उद्योग कहाँ खुला था? लखनऊ में खुला था। और उसके बाद मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज़ छपने लगा था। यानी अखबारी कागज़ जो छापा गया था नेपा नगर में, और उसके बाद नोट छापने वाला कागज़ था वो होशंगाबाद में छपने लगा था। यानी अखबारी, हाँ दोनों मध्य प्रदेश का ही है। नेपा नगर में कौन सा कागज़ छपता था? अखबारी कागज़। और होशंगाबाद में नोट छापने वाला कागज़ जो है वो सरकारी कारखाना बना था। ये दोनों कहाँ पड़ता है आपको? मध्य प्रदेश। नेपा नगर भी मध्य प्रदेश। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। और होशंगाबाद नोट छापने वाले कागज़ के लिए जो प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कागज़ उद्योग में, बिहार में पटना कागज़ उद्योग था, बरौनी हो जाएगा, और एक समस्तीपुर अशोक पेपर मिल के नाम से जो है प्रसिद्ध था, ठीक है ना। ये बिहार में तीन ही जो है आपको क्या कहते हैं कागज़ छापने वाला उद्योग खुला था। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश जो है ये अखबारी कागज़ बनाने वाला सरकारी कारखाना बना था, जो कहाँ पड़ता था? मध्य प्रदेश में। ये नेपा नगर के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद आते हैं आपको ये, उसके बाद जो है रासायनिक उर्वरक उद्योग। देखिए इसमें क्या हुआ था कि ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट जो उर्वरक है, इसका पहला कारखाना 1906 में जो तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। मतलब उर्वरक की बात करेंगे सबसे पहले कहाँ आया था? तमिलनाडु के रानीपेट में आया था। यानी उर्वरक सबसे पहले कहाँ आया था? तमिलनाडु के रानीपेट में आया था। और उसके बाद जो है यह भारत उद्योग निगम, उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में किया गया था, जिसके तहत सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। यानी भारत में सबसे बड़ा उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। जो कब किया गया था? 1951 में। और भारत जो है एक बात ये भी याद रखिएगा, पोटास यूज करते हुए ना खेत करने में, ये पोटास जो है भारत सबसे बड़ा आयातक राज्य है, आयातक देश है। मतलब पोटास जो सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक में क्या मंगाता है? पोटास ही जो सबसे अधिक मात्रा में मंगाता है, ठीक है ना। ये पोटास हो जाएगा। उसके बाद जो है उर्वरक स्थान में प्रति हेक्टेयर में खपत करने वाला प्रथम राज्य जाएगा पंजाब। यानी सबसे अधिक हेक्टेयर में खत्म कौन सा उर्वरक करता है आदमी राज्य? वो पंजाब जो है सबसे अधिक खत्म करता है। और उसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश और हरियाणा है। पहले स्थान पे पंजाब, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पे हरियाणा। ये सब खाद सबसे ज़्यादा यूज करता है खेती करने के लिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आया था जलयान उद्योग, ठीक है ना। ये उद्योग सब है। उसके बाद वायु निर्माण उद्योग था, जो कि आपको बेंगलुरु में खुला था, वायु निर्माण उद्योग। और एक मोटरकारी उद्योग भी आया था। इसको ध्यान से सुनिएगा कि मोटरकारी उद्योग को ही विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। यानी विकास उद्योग का अन्य नाम क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी उद्योग हो जाएगा। उसके बाद शीशा उद्योग आया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है, उसी को चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। देखिए इसके बाद रेल उपकरण उद्योग, ठीक ना। सबसे पहले रेल का अलग, इसमें रेल में अलग अलग है, बॉक्स कहाँ बना, इंजन कहाँ बना, ठीक ना, रेलवे विद्युत कहाँ बना, ये तीनों अलग अलग, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले रेलवे उपकरण उद्योग में चितरंजन जो कि पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। रेल का जो इंजन बनता है, बॉगी नहीं, इंजन, रेल का इंजन सबसे पहले कहाँ बना था? चितरंजन, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और ये सबसे बहुत पुराना कारखाना है, ठीक ना। और ये आपको 1950 में जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को जो है सबसे पहले इंजन बनाने का काम कहाँ स्टार्ट किया गया था? चितरंजन, पश्चिम बंगाल में। और उसका नाम क्या रखा गया था? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है ना। ये इस नाम से स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ जो है इसको बंद कर दिया गया इंजन, तेल वाला को। अब कौन सा इंजन वहाँ बनता है? विद्युत वाला। अब कौन सा इंजन बनता है भाई? इलेक्ट्रिक वाला। अब डीजल का इंजन का बात खत्म हो गया। अब सारा ट्रेन किस चलता है? विद्युत से चलता है। इसलिए अब कौन सा वहाँ इंजन बन रहा है? विद्युत इंजन निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डीजल इंजन चलने वाला इंजनों का निर्माण अब कहाँ हो रहा है? बनारस में हो रहा है। बाकी जो भी डीजल इंजन चलता है, जो इंजन चलने वाला है, जिसको जो चल रहा है, उसको रिपेयरिंग करने का काम कहाँ किया जाता है? बनारस में। जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए उसके बाद जो है रेलवे इंजन निर्माण जो है, निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? चितरंजन लोकोमोटिव में, ठीक ना। अब जो है लेकिन इसके बाद जो है रेलवे इंजन का निर्माण जमशेदपुर के झारखंड में भी जो है ये रेलवे इंजन निर्माण का भी काम हो रहा है। अब उसके बाद देखिए यह रेल इंजन हो गया। अब उसके रेल के बॉगी की बात करते हैं। रेल के बॉगी बनाने का प्रमुख केंद्र जो है चेन्नई के समीप पेरम्बूर में होता है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। ये बॉगी कहाँ बनता है? पेरम्बूर में, तमिलनाडु के पेरम्बूर में पड़ता है। और इसको यह जो है 1952 में इसको स्थापना किया गया था। 1952 में इसको स्थापना किया गया था पेरम्बूर में। अब देखिए बिहार में जो है ना, ये मढ़ौरा में डीजल इंजन और मधेपुरा में विद्युत इंजन का कारखाना है। बिहार में मढ़ौरा में कौन सा इंजन का कारखाना है? डीजल इंजन का। और मधेपुरा में विद्युत इंजन। रेलवे इंजन में डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा में। और विद्युत इंजन का मधेपुरा में। मढ़ौरा और मधेपुरा। मढ़ौरा किसके लिए हो जाएगा? डीजल इंजन के लिए। और मधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन, जो दोनों कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है।
उसके बाद देखिए IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया था। मतलब सबसे पहले रेलवे इंजन कौन बना था? IIT रुड़की द्वारा थॉमसन, नाम याद रखिएगा, थॉमसन चलाया गया था, जो कि IIT रुड़की के द्वारा यह जो है चलाया, उसको संरक्षित किया गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, उसके बाद आते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग में। ठीक ना, ये लास्ट ही टॉपिक है वस्त्र उद्योग का। इसके बाद उससे तो बहुत सारा उद्योग आया था, बिजली का उद्योग है, टेलीफोन उद्योग है, रेशम उद्योग है। इसमें हर जगह संस्थान का जगह क्षेत्र का नाम दिए हुए है कि वो क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। बाकी जगह का नाम दे देगा, जैसे पूछेगा श्रीनगर में रेशम का उद्योग खुला था, किस राज्य में पड़ता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूछेगा अमृतसर में अमृतसर में पूछेगा रेशम उद्योग केंद्र खुला था, यह किस राज्य में है, ये तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा। इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी स्थान से सभी लोग परिचित हो ही चुके होंगे। जैसे पूछ देगा कि आपको कोयम्बटूर, यह आपको रेशम उद्योग खुला था, किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। पूछ देगा आपसे जैसे भागलपुर रेशम उद्योग खुला, कहाँ खुला था? बिहार में खुला था। पूछेगा मिर्ज़ापुर कहाँ खुला था, कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में खुला था। पूछेगा अहमदाबाद कहाँ खुला था, क्या हो जाएगा? गुजरात में। मतलब ये सब इस तरह का टॉपिक है। मतलब ये सब जो है ना, मतलब कुछ लगता है कि इससे आप लोग को आता ही होगा, इसलिए इसको हल्का में संज्ञान थोड़ा कम देना भी उचित रहेगा। इसके बाद देखिएगा कि भारत जो है, भारत इसमें जो है परिवहन की बात करते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। और भारत की परिवहन से जो है ट्री 2.0 में 40 नंबर में आपको एक नहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया था, जो कि पहले एक क्वेश्चन जगह NH से संबंधित था, दूसरा था गलियारा से जुड़ने वाले के संबंधित था। वो दोनों क्वेश्चन को डील जो है आज की वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और इस टॉपिक को थोड़ा अच्छा है समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डेट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा लंबाई और चौड़ाई की चर्चा की गई है, उसको याद रखा कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए भारत जो है सड़क परिवहन के मामले में भारत लगभग जो है 58.98 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। यानी सड़क परिवहन की मार्ग में भारत जो है 58.98 लाख किलोमीटर जो यह फैला हुआ है। और भारत में जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यानी सड़क नेटवर्क की बात करेगा, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क किसके पास है? भारत के पास। यानी अब जो है भारत जो है पहले जलयान के माध्यम से आयात निर्यात करता था, अब जो है भारत जो है सड़क के माध्यम से जो है किसी भी चीज़ों का खाद्य पदार्थों से लेकर, पहले देखते हुए जलयान के माध्यम से आता था, अब जो है आपको प्याज वाज जो भी बाहर से आता है वो किससे आता है? ट्रक से आता है ना। वो सारा जितना भी है वो रोड मार्ग के माध्यम से ही आता है। देखिएगा मद्रास का प्याज जो आता है, या फिर सब्जी आता है, या फिर कोई फल फूल जो आता है, बेमौसमी फल जो आते रहता है आपको अदर स्टेट से, वो आपको सड़क माध्यम से ही आता है। इसलिए भारत जो है अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयात निर्यात करने वाला सड़क मार्ग जो है वो बन गया है। कितने स्थान का बन गया है? दूसरे स्थान का बन गया। ये हो गया। उसके बाद जो है ना इसके रख रखाव के लिए जो है ना राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया था। ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग का, इसी को इंग्लिश में कहते हैं NH, नेशनल हाईवे। उसको हिंदी में कहिए राष्ट्रीय राजमार्ग, या इंग्लिश में कहिए नेशनल हाईवे। देखिए इसमें नेशनल हाईवे में एक नेशनल मार्ग है जो सबसे बहुत लंबा है और सबसे लंबाई चौड़ाई वो वाला बहुत बड़ा है, इसका नाम है NH 44। ठीक है ना, जो कि बहुत लंबा भी है, जो कि पूर्व से उत्तर से लेके दक्षिण तक आती है, जो कि उत्तर में श्रीनगर से स्टार्ट होती है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक आती है। मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा NH जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो NH 44। और NH 44 का पुराना नाम हो जाएगा NH 7। यानी NH 7 इसका पहले नाम था, अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? NH 44। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस NH 7 का नया नाम क्या हो जाएगा? NH 44। और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब 3745 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी, जो कि उत्तर से स्टार्ट करती है भारत के और दक्षिण तक आती है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आती है। देखिए इसमें ये याद रखना है आपको, यह राजमार्ग जो है भारत के उत्तर से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करती है और दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के तमिलनाडु तक आती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को भी सम्मिलित करता है, इसलिए इसको जो है सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा गया है। मतलब यह क्या करता है कि पुराना राजमार्ग संख्या 1 और 2 को भी सम्मिलित कर लेता है, इसलिए इसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा गया है। ठीक है ना, किसको? NH 44 को। अब इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 3745 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि NH 44 में कुछ सुरंग को भी जोड़ देता है। वो सुरंग बहुत अच्छा सा सुरंग, याद सुनिएगा उसको, कि NH 44 में ही जवाहर सुरंग स्थित है। NH 44 जो है किस सुरंग से गुजरता है? जवाहर सुरंग से भी जुड़ता है। और यह जो है राजमार्ग जलंधर से जम्मू और श्रीनगर होते उरी तक जाती है, और जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रे और बनिहाल को काजीकोट के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। मतलब जवाहर सुरंग को भी जोड़ने का काम कौन सा NH करता है? NH 44। यानी NH 44 भी जवाहर सुरंग से भी होके गुजरती है। और उसके बाद ये क्या करती है, ये देश की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी, उसको भी जोड़ने का काम यही करती है। मतलब देश की सबसे लंबी सुरंग है, कौन सी सुरंग है? चेनानी नासरी है।
जो कि 9.2 किलोमीटर लंबा है। मतलब एक सुरंग समझते हैं, टनल, जो कि ऊपर में रेल जाता है, कुछ जाता है, रोड के अंदर सुरंग बनाया जाता है, मतलब उसके नीचे सुरंग रहता है, उसी को सुरंग कहा जाता है, टनल को ही। तो जो कि 9.2 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत का सबसे लंबा भी सुरंग हो जाएगा, टनल का आता है। इसका नाम है चेनानी नासरी। और वह सुरंग को भी जोड़ने का काम कौन करता है? ये NH-44 जोड़ता है, जो कि चेनानी से लेके नासरी तक जो है NH-44 उसको जोड़ता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया चेनानी नासरी सुरंग, जो कि सबसे लंबा सुरंग हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। ये आपको जम्मू कश्मीर में जोड़ती है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनानी और नासरी, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने का काम किया करती है। अब देखिए उसके बाद जो है, ये तो हो गया सुरंग की बात। अब ये देखिए सबसे बड़ा सुरंग कौन, सबसे बड़ा NH कौन हो गया? NH-44। और सबसे छोटा सुरंग की बात करेगा तो NH-118। NH-118 जो है भारत का सबसे छोटा सुरंग है। NH-118 और हाईवे है, सुरंग नहीं हाईवे है। NH-118 और NH-548, 118 और 548 NH जो है ये देश का सबसे छोटा जो है ये राजमार्ग है। मतलब क्या कहते हैं, छोटा है, क्या कहते हैं इसको, हाईवे है। 118 झारखंड में है और 548 जो है वो महाराष्ट्र में है। NH-118 कहाँ है? झारखंड में है, और NH-548 महाराष्ट्र में है। इसका लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर है। और उसके बाद देखिए सबसे लंबा हो जाएगा आपको NH-44। इसका लंबाई कितनी है? 3745। उसके बाद है उस दूसरे स्थान पर है NH-27। इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। कितना है? 3507 किलोमीटर। और यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ती है। और यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि इसमें किसको कौन सा गलियारा जोड़ती है, तो ये NH-27 ही हो जाएगा, जो कि पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने का काम कौन करती है? NH-27। मतलब क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि NH-27 जो है किस गलियारा को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। और ऑप्शन में अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, BPSC 2.0 का ये 40 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हो जाएगा NH-27, जो कि पोरबंदर को किस जोड़ती है? सिलचर से जोड़ती है। और इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर। ये दूसरे स्थान पर जाएगा। और पहले स्थान पर कौन सा है? NH-44। इसकी लंबाई कितनी? 3745 किलोमीटर, जो किसको जोड़ती है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी की जोड़ती है। सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी NH कौन हो जाएगी? NH-118। ये और 548। 118 कहाँ है? झारखंड में, और 548 महाराष्ट्र में। ये सबसे छोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर मात्र है। और ये सबसे बड़ी है 3745 किलोमीटर NH-44। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा। इसके बाद इसमें दो ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें होमवर्क निकालिए जो दिया गया था। इसमें जो दो ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इस बार की संभावना, इससे पूछने की संभावना है। ये एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आने वाले उत्तर दक्षिण से गलियारों जोड़ने का काम कौन करती है? तो ये उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है गलियारा में, उत्तर से दक्षिण तक। और पश्चिम से पूर्व की बात करेगा तो ये हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा तो ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। पश्चिम हो जाएगा पोरबंदर और पूर्व में हो जाएगा सिलचर। यानी पश्चिम से पूर्व को जोड़ने का काम कौन करती है? सिलचर से पोरबंदर, ठीक है ना। ये पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण कहेगा तो कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। वो जोड़ती है NH-44 ऊपर से नीचे वाले को, और ऐसे जो है पूर्व से पश्चिम वाले को NH-27। समझ गए ना। आपसे ये पूछेगा कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा NH जोड़ती है? NH-44। और सिलचर को पोरबंदर से कौन सा NH जोड़ती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, वो NH-44 हो जाएगा। और सिलचर से पोरबंदर को NH-27। ये दो क्वेश्चन अब हम नहीं उम्मीद करते कि आप लोगों से छूटने वाला होगा, ठीक है ना। समझ गया ना। NH-27 हो जाएगा आपको 3507। और NH-44 हो जाएगा 3745 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद देखिएगा एक आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखिए इसमें क्या होता है, यह सबसे लंबा राष्ट्रीय लंबे रेलमार्ग है, जो कि 4 महानगर को आपस में जोड़ती है, इसलिए इसका नाम रखा गया। 4 गो महानगर को जोड़ती है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आपसे ये पूछेगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य आते हैं, आप इस चारों राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ये भी देगा कौन सा राज्य इसमें नहीं आते हैं। ये पूछेगा कौन सा राज्य नहीं आते हैं, और अगर याद है कौन सा राज्य आते हैं तो उसमें से नहीं छांट सकते हैं। तो चारों नाम याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 गो राज्य जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से आपको देगा ऑप्शन में स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आते, तो छाट लीजिएगा ना। चारों याद रखिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता याद हो गया।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 गो राज्य जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो राजमार्ग है इसको जोड़ने का काम किया करती है। ये चारों राज्य को क्या करती है? जोड़ती है। ये इसके बाद जो होमवर्क दिया गया था इसको पूरा करा दिया गया है। बाकी इसमें जो भी परिवहन से क्वेश्चन पूछता है, कृषि से क्वेश्चन पूछता है, मिट्टी से क्वेश्चन पूछता है, जलवायु से क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक कम समय में जो हॉट टॉपिक पूछने वाला क्वेश्चन है उसको अब कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले लग रहा था कि एग्जाम नहीं होने वाला है, इसलिए उसको एक वे में लिया जा रहा था। अब जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने की सबसे अधिक संभावना रहती है और प्रीवियस ईयर से जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है उस पर अधिक बल देने का प्रयास जो है किया जा रहा है। अब इसके बाद जो कि लूसेंट के माध्यम से दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको जो कि अब महेश बनवाल जो कि सार संग्रह है, NCERT SCERT का कॉम्बिनेशन है, उसके माध्यम से कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो बताइएगा अब जो है देखिए कुछ परियोजना है उसको याद रखिए, ठीक है ना। ये आपको आते हैं, ये पर्यावरण मंडल संबंधित है। कुछ परियोजनाओं को याद रख के चलना है कि कौन सा परियोजना कब आया था। जो आपको हम ये बता दें कि हिस्ट्री में जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसको तो हम 3 गो बुक से ख़त्म कर दिए। पहला NCERT SCERT का कॉम्बिनेशन उससे ख़त्म कर दिए। बाकी जो किसी नोट्स के माध्यम से था उसको करा दिया गया और आपको लूसेंट बुक के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ज्योग्राफी भी अब लास्ट की स्थिति, भारत का भूगोल जिसको ज्योग्राफी कहिएगा, ये भारत का भूगोल भी अब अंतिम स्थिति में ही है। जलवायु, मिट्टी, कृषि हो ही गया है, उद्योग हो ही गया है, परिवहन आधा आज खत्म हो गया, कल आपको परिवहन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है उसके बाद वो ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद एक सारा चीज़ का मिला के एक मैराथन वीडियो, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग करके एक मैराथन वीडियो भी आएगा। अभी जो है कुछ ऐसे मतलब राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ जो वन संरक्षण अधिनियम आया था किसी पशु विशेष को लेकर, उस पर चर्चा करने का प्रकाश डाल रहे हैं। बताइएगा कि बाघ परियोजना भारत में कब आया था? 1973 में आया था। और इसमें क्या आया था? बाघों की संख्या में कमी हो रहा था, उसको सुधार में वृद्धि करने के लिए बाघ परियोजना लाया गया था 1973। और कल आपसे पूछे थे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद आया था गिद्ध संरक्षण परियोजना, ये कब आया था? गिद्ध वाला 2006, गिद्ध वाला आया था 2006 में आया था। हाथी परियोजना कब आया था? 1992 में आया था। और ये हाथी परियोजना DELED का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये DELED BED जो एग्जाम जो होता है ऑनलाइन वाला, उसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है। हाथी परियोजना, बाघ परियोजना कब आया था? और बताइएगा कस्तूरी मृग परियोजना ये कब आया था? 1970 में आया था। बताइएगा उसके बाद गेंडा परियोजना कब आया था? 87 में आया था। देख गेंडा परियोजना कब आया था? 87 में आया था। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब आया था? 1975 में आया था। ये कुछ परियोजना इसको याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद जो है बताइएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। नोकरेक कहाँ स्थित है? ये मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में है। मानस कहाँ है? असम में स्थित है। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। कक्षकरण कहाँ है? गुजरात में है। पन्ना कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। और डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में है। दिहांग दिवांग देहिंग पटकाई कहाँ है? ये आपको असम में ही है। और दिहांग दिवांग कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश में। ये जैव आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे पशुओं को जो क्षेत्र रखा जाता है वहाँ पे उसको जो है संरक्षण करने का प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। मतलब ये सभी जो नाम आपसे पूछ देगा ये जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य से वो संबंधित हो जाएंगे। अब जो है जो होमवर्क दिया गया था उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें चालकता दिया गया था आपको फिजिक्स में, उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये सभी जो है आपको अर्धचालक के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है ना। देखिए अर्धचालक की चालकता वो शून्य होती है, ठीक है ना, लेकिन परम शून्य ताप पर विद्युत प्रतिरोध जो है वो अनंत हो जाएगा। आगे बताइएगा चुंबकीय आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? दोनों ध्रुवों पर होती है। दोनों ध्रुवों पर नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ जो पोल होता है चुंबकों का सबसे अधिक जो है आकर्षण क्षमता जो है वहीं बीच में उसका कोई आकर्षण नहीं रहता है। जब भी किसी भी चुंबक को, क्षार चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा रस्सी बांध के, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की इंगित करती है, क्योंकि उसकी जो आकर्षण क्षमता होती है वो दोनों ध्रुवों पर ही होती है।
आगे बताइएगा कि चुंबकीय कंपास सुई जो है किस दिशा में दिखाती है? उत्तर और दक्षिण दिशाओं को दिखाती है। बताइएगा प्राकृतिक चुंबक जो है किस धातु के अयस्क होते हैं? ये लोहा के अयस्क। प्राकृतिक चुंबक जो बनते हैं किससे बनते हैं? वो लोहा के अयस्क होते हैं। आगे बताइएगा चुंबकीय यामोत्तर में नती सुई किस दिशा में होती है? ऊर्ध्वाधर रूप में होती है, मतलब हमेशा उठा हुआ रहता है। चुंबकीय सुई जो होती है वो नती मतलब कि उसका जो कोण रहता है हमेशा ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। आगे बताइएगा लेंज का नियम जो है किसके अनुरूप है? ये चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के जो है वो अनुरूप हो जाएगा। आगे बताइएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है इसमें प्रयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो है दाएं हाथ का नियम जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा कि विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज में विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब धारा अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगे तो वो क्या होता है? उसको बीच में तोड़ने के लिए, रोकने के लिए जो है विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ताकि आगे का हमारा जो परिपथ लगा हुआ वो खराब ना हो। मैंने विद्युत फ्यूज ही उड़ जाएगा तो हमारा परिपथ जो है वो सुरक्षित रह जाएगा। आगे बताइएगा कि डायोड का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? AC को DC में बदलने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का जो ट्रांजिस्टर बनाने का उपयोग किया जाता है। बताइएगा धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात ये सब जो कैसा पदार्थ है? चालक पदार्थ हो जाएगा। और रबर, लकड़ी, शुद्ध जल ये कैसा होता है? शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल कुचालक होता है। और हल्का से भी गंदा जल हो जाएगा तो वो चालक हो जाएगा। शुद्ध जल न दे के कहीं कहीं अशुद्ध जल भी देता है, वो कैसा हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। और कहीं कहीं वर्षा का भी जल दे देगा तो वो भी क्या हो जाएगा? कुचालक है। वर्षा का जल भी शुद्ध जल माना जाता है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? कुचालक। शुद्ध जल जहाँ भी होगा ना वो विद्युत का अचालक होगा, और विशुद्ध जल यानी गंदा जल जो होगा वो चालक हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसलिए बता दिए कहीं वर्षा जल दे देता है, कहीं कहीं अशुद्ध जल भी दे देता है। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। बताइएगा प्लास्टिक, चमड़ा ये सब क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो चालकता की लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी? मतलब जहाँ जहाँ चालक जाएगा प्रतिरोध उसके साथ साथ वहाँ तक जो है वो जाएगा। ये भाई बात हमेशा याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि चालकता के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध में क्या होता है? उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, और ताप वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। मतलब ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो स्वतंत्र रूप से चुंबक का आवर्तकाल जो है वह किसकी लंबाई पर निर्भर करता है? ये उसके लटकने की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक ना, ये उसके वही लिखे हुए हैं, उस पर लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। सुन लीजिए क्वेश्चन कि स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये उसके लटकने की लंबाई पर निर्भर जो है वो नहीं कर सकता है। अब जो है इसके बाद बायोलॉजी था, ये जीवाणु है क्या आज? ये इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। अब जो है वो बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। जो इसमें बताइएगा कोरोना वायरस जो इसमें चर्चित है, कोरोना वायरस किससे आया था? चीन के वुहान शहर से आया था। और कोरोना वायरस से फैला था कि जीवाणु से? वायरस, नाम से ही स्पष्ट है कोरोना वायरस। और कोविड-19 इसका वायरस का नाम हो जाएगा, और ये वायरस से ही फैला था। ठीक ना, और इसके लिए जो है ना, इसके लिए WHO जो है इसको महामारी कब घोषित किया था? 10 जनवरी 2021 को जो है इसको आंकड़ा दिखाया था। इसमें आंकड़ा के अनुसार जो है 8.9 करोड़ लोगों को आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमित हो चुके थे। लेकिन आपको ये 2020 में जो है वैश्विक महामारी इसको घोषित कर दिया था, क्योंकि ये दिसंबर 19 में जो है ना ये चीन में पूरा फैल गया था। इसलिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 2020 में इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। और 10 जनवरी 2021 के अनुसार जो है, यानी उस समय के अनुसार जो WHO के अनुसार विश्व स्तर पर 8.9 करोड़ जो है उस समय तक जो है कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके थे, जिसमें से 19 लाख से अधिक लोग की मृत्यु हो चुकी थी कोरोना वायरस से। आगे बताइएगा कोरोना वायरस के कुछ लक्षण है, इसमें बताइएगा क्या क्या लक्षण था उसका? सिर दर्द, बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, गला दर्द, ये सब दर्द करना, सूंघने में दिक्कत होना, ये सब जो है ये सब कोरोना वायरस की लक्षण हो जाएगा। और इसके लिए उपचार जो आया था, इसके लिए उपचार क्या था? कोविशील्ड वैक्सीन, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, कोविड-19, कोरोना वैक्सीन, ये सब जो है वैक्सीन लगा के इसका उपचार था। उसके बाद गिलोय का रस था, भाप लेना, ये सब जो क्या था इसका सबसे बड़ा उपचार हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बताइएगा उस सभी लोग से परिचित होंगे ही
आगे बताइएगा, इसके लिए बचाव के कुछ उपाय था। सामाजिक दूरी में 6 फीट की दूरी बना के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ऑपरेशन नमस्ते भी चलाया गया था इसी में, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, और इस संबंध में मतलब एक दूसरे से हमेशा 6 दूरी बना के रहना जो है, ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर, ये सब का नारा भी लगा था कोरोना वायरस के काल में ही। बताइएगा, जो बताए थे कि जीवाणु से जनित याद रखने के रोग का ट्रिक बताए थे, पंडित जी का ट्रिक न्यू है, बताए थे ना। इसी में बताइएगा, हैजा किससे होता है? जीवाणु से। क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग को हिंदी में अलग क्या कहते हैं? टीबी। टीबी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? क्षय रोग हो जाएगा। टीबी से कौन सा प्रभावित होता है? टीबी से फेफड़ा अंग जो है, टीबी से कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा। और टीबी जो किससे होता है? ये जीवाणु से हो जाता है। मतलब प्लेग इस किससे होता है? ये भी जीवाणु से होता है। पंडित जी में पहले पो ही आता है, अब पो से क्या आ जाएगा? प्लेग, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद काली खांसी किससे होता है? जीवाणु। पंडित जी का ट्रिक है ना, का से क्या जाएगा? काली खांसी हो जाएगा। उसके बाद गोनोरिया किससे होता है? ये भी जीवाणुओं से होता है। गोनोरिया जो होता है किस में हो जाता है? ये सीसन में हो जाता है। वो तो जवाब बताएगा। सुजाक जो है, सुजाक किससे होता है? ये भी जीवाणु से ही होता है। बताइएगा, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। बताइएगा क्वेश्चन, खसरा जो है, खसरा ये किस संक्रमण के कारण होता है? ये विषाणु से होता है, यानी वायरस से जो होता है खसरा होता है। बताए तो छोटे डीएम का खास चैप्टर है, उससे में इसमें क्या जाएगा? खसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोल्स। कोर्टिकोल जो है वृक्षों के छाले पर उगने वाले संक्रमण जो है, कवक जो है वो कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। बताइएगा, खैरा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से जो खैरा रोग हो जाएगा। बताइएगा, चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है किससे होता है? ये हरे शैवालों से होता है, वो उसमें थीन पाया जाता है, और उससे रोग जो हो जाएगा हरे शैवालों के कारण जो है वो रोग हो जाता है। बताइएगा, कैंकर रोग किसमें होता है? कैंकर रोग ये नींबू में होता है। कैंकर रोग नींबू में हो जाता है, और ये किससे होता है? ये भी जीवाणु से ही होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि काला जर का रोग, काला जर का संचार जो किससे होता है? ये सिकता मक्खी। सिकता मक्खी से क्या होता है? काला जर हो जाता है, उसी को बालू मक्खी भी कह सकते हैं। आगे बताइए, काली खांसी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT, डिप्थेरिया वाला जो टीका, DPT जो है वो लगाया जाता है। इसका पूरा नाम हो जाएगा डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटान्यूनस, इसका जो पूरा नाम हो जाएगा। और यह जो है काली खांसी से जो है बचने के लिए बच्चों में टीका लगाया जाता है। बताइएगा, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा गया था? रॉबर्ट को। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच दिए हुए हैं, हो सकता है जीवाणु विज्ञान की होगा। जीवाणु के खोज होगा तो ल्यूवन हॉक होगा, और जीवाणु विज्ञान है तो रॉबर्ट कोच ही होगा। बताइएगा, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। और आनुवांशिकी के जनक ग्रोगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। इस यही था। करंट 1 से 10 जनवरी था। अब जो है एग्ज़ाम का जैसे चुनाव सर पर था वो ख़त्म हो गया, अब जो एग्ज़ाम सर पर है उसको भी ख़त्म करना है। और जो कि दिया गया था 1 जनवरी 2024 दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर को भी लेके चलना है, क्योंकि 8 नंबर जो है 6 से 8 नंबर जो है आपको वो करंट अफेयर को भी देखने को मिलने वाला है। तो कुछ करंट अफेयर जो भी होमवर्क में दिया जाता है, करंट अफेयर को पकड़ पाना एक ही कारण है, एक ही इसका सॉल्यूशन है कि आप लोग को जो भी होमवर्क दिया जाता है ग्रुप में PDF के माध्यम से उसको पढ़ के आया कीजिए, और उसमें जब वीडियो सुनते हैं उसका जवाब दिया कीजिए। करंट अफेयर ऐसे याद होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नाम रहता है जो कि नाम आप कभी सुने भी नहीं होंगे। इसलिए इसको जितना पढ़िएगा और जितना रिविजन कीजिएगा उसको वह उतना आपका अपना होने वाला है। कुछ करना भी नहीं आप लोग को, कुछ बोलना भी नहीं रहता है, सिर्फ आप इसको पढ़िए, PDF पहले पढ़ लीजिए और PDF भर रात पढ़िए। और उसके बाद जो दिन में ये वीडियो देखते हैं उसमें सिर्फ सुनने का काम कीजिए, और जब जिस क्वेश्चन का आपको आता है उसको मुंह से बोलने का ही प्रयास कीजिए, वो आपको लॉन्ग लाइफ तक याद होने वाला है। तो बताइएगा, करंट अफेयर में जो कि दिया गया था 1 जनवरी 2024, हम 1 से 10 जनवरी दिया गया था। ऐसे करते करते जो है मतलब लास्ट के 6 महीना का करंट अफेयर उठाता है, इसलिए 6 महीनों को पहले करंट अफेयर स्टार्ट किए हैं, यानी जनवरी से करंट अफेयर को उठाने का स्टार्ट जो है कर दिया गया है। तो बताइएगा कि पहला क्वेश्चन जो है कि 1 जनवरी 2024 को 82 में भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ये तेलंगाना में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? BR
ठीक है। प्रोफेसर BR कंबोज को ये सम्मान दिया गया और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न। ये भी याद रखिएगा, भारत रत्न जो इस बार ये अच्छा टॉपिक है, पूछने की संभावना ज़्यादा है। टोटल भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिल गया है? इस बार 5 व्यक्ति को मिल गया और संख्या कितनी हो गई बढ़ के 53। 53 व्यक्ति को अब तक भारत रत्न जो है वो मिल चुका है और इसमें 53 में 5 व्यक्ति को इस बार दिया गया है। नाम सुन लीजिएगा, पहले हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर जिनको 49वें नंबर का भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद हो जाएंगे आपको MS स्वामीनाथन, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, उसके बाद हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। यानी 5 आदमियों को ये भारत रत्न जो है आपको मिला है। सीरियल समझ गए होंगे? हाँ, मरणोपरांत 2 को है, बाकी एगो जिंदा में एक ही व्यक्ति को, सब तो मरणोपरांत है। एगो जिंदा में एगो जिंदा में वही है आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी है, बाकी सब तो मरणोपरांत है। आगे बताइएगा कि DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। वैसे स्थापना दिवस ये चेंज हो जाता है हर बार, इसलिए याद रखिए DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है ना। आप उससे घटा लीजिए 2024 में से, कैमा हो जाएगा? 1958 से घटाएगा 2024 को तो कैमा हो जाएगा? 66 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मथुरा के UP में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। और PM विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुआ था? 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि उसी दिन मोदी जी का बर्थडे था और विश्वकर्मा पूजा भी कब होता है? 17 सितंबर को होता है, इसलिए उसी के बर्थडे पे उपलब्धि में जो है PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट किया गया था, जो कब हुआ था? 17 सितंबर 2023 को। इसको UT में पहला लागू करने वाला कौन सा UT बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य की कदियाल साड़ी को GI टैग मिला है? हम बताए थे पश्चिम बंगाल को कदियाल साड़ी को GI टैग दिया है, क्योंकि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और वो साड़ी पहनती है, ऐसे याद रख सकते हैं। कदियाल साड़ी का GI टैग पश्चिम बंगाल को दिया गया है। बताइए, भारतीय नौसेना स्टाफ के ऊपर मुख्य को नियुक्त किसे किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये केरल के हैं। केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और यही आपको ये स्टार्ट किए हैं राम मंदिर पर, राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत स्टार्ट किए हैं। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 3,000 रुपया जो है वो कर दिया है। बताइएगा, राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? ये छत्तीसगढ़ किया है। मतलब राम मंदिर के सम्मान में शुष्क दिवस जो है कौन सा राज्य घोषित कर दिया है? छत्तीसगढ़ कर दिया है। आगे बताइएगा, चंदूबी उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। चंदूबी उत्सव असम में मनाया गया है। उसके बाद पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? ये आपको पश्चिम बंगाल में मनाया गया है, ठीक ना। आगे बताए थे आपको पोइला बैसाख भी कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन बताएगा, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये पंजाब बन गया है। पंजाब बन गया है, दुर्घटना हॉटस्पॉट को पहला राज्य मैप करने वाला बन गया है। आगे बताइएगा, डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बन गया है? ये फ्रांस बन गया है। यानी डिजिटल वीज़ा यूज करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये फ्रांस बन गया है। डिजिटल वीज़ा जो कि शेंजन वीज़ा हो जाएगा और UPI अपनाने वाला ये पहला देश कौन बन गया है? ये भी फ्रांस। ये यूरोपीय देश की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। श्रीलंका सर ये आपकी एशिया में पड़ता है। अगर यूरोपीय देश की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ये आपको यूरोपीय ही पूछवे करेगा क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि फ्रांस से अभी अच्छा रिश्ता चल रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति भी यहाँ आए थे घूमने के लिए। 75वें गणतंत्र दिवस पे यहाँ आए थे, मुख्य अतिथि बन के आए थे, इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए उसके बाद डोगिरा कौन साल का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये असम उड़ीसा को मिला है। यानी साल को GI टैग किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को। और साड़ी वाला GI टैग पश्चिम बंगाल को, ऐसे याद रखिए। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना स्टार्ट किया है? ये आपको गुजरात में स्टार्ट किया गया, ठीक ना। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, IPL से संबंधित है ये, कि प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया है? ये विराट कोहली को प्यूबिलिटी एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और IPL से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख लीजिए कि इस बार IPL 2024 को कब कौन जीता है? कलकत्ता। KKR जो है IPL 2024 का खिताब जो है वो
वह जीत चुका है। और किसको हरा के जीता है ये? SRH यानी हैदराबाद के हरा के जीता है, समझ रहे ना। यानी कलकत्ता जीता है किसको हरा के? हैदराबाद को हरा के। और ये कौन IPL जो होता है 2024 में, और IPL जो 2024 का हुआ है ये कैवें क्रम का हुआ है? 17वें क्रम का हुआ है। और कलकत्ता इसमें जीत चुका है और हारा कौन है? हैदराबाद। और इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है ऑरेंज कैप, ठीक ना। ऑरेंज कैप मिलता है। ऑरेंज कैप भी मिला है किसको? विराट कोहली को ही मिला है। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप। और पर्पल कैप किसको मिला है? हर्षद पटेल को है। विराट कोहली है बेंगलोर की टीम से और हर्षद पटेल है पंजाब की टीम से, ठीक है ना। इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा IPL से तो ये 4 ही क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है, ठीक। इससे अधिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कितना छक्का मारा, ये सब जो है बेफिजूल के क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ओम बिरला। यानी ओम बिरला जो है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 17वीं क्रम के लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, ये कौन है? ओम बिरला है। और ये स्टार्ट कार्यक्रम किए हैं पंचायत से लेके संसद तक, यानी भुइयां से लेके आसमान तक जो इसका स्टार्ट किए हैं, पंचायत से संसद तक काम कौन किए हैं? ओम बिरला स्टार्ट किए हैं। देखिए इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, आपको याद नहीं होगा, हमारे द्वारा समझाया जाएगा ना उसको तो आपको ज़्यादा समय तक याद होगा। और इसको पढ़ के आप आइएगा, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा आप, उसको ज़्यादा अधिक से अधिक याद होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अगला क्वेश्चन जाएगा, किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो किया है। भारत तो करवे किया है, कि स्पेस एजेंसी हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? इसरो। और कल जो इसरो वाला जवाब दिए थे भुट्टू भाई, वो आज नहीं आए, ठीक है ना। उनके ये क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो इंडियन पर्पल फेस्टिवल जो हुआ है 2024 में, कहाँ हुआ है? गोवा में। यानी पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही पर्पल फेस्टिवल जो ये मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए कि सबसे बुजुर्ग भालू का निधन हो गया है, जिसका नाम था बबलू। सबसे बुजुर्ग भालू था वो, जो कि मध्य प्रदेश में रहता था, भोपाल में रहता था, वो रिजर्व में कहते हैं चिड़ियाघर में, उसकी मृत्यु हो गई है। वो किस राज्य से संबंध था? वो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही था, उसको चिड़ियाघर में ही निधन हो गया है। यानी बबलू एक प्रकार क्या था? भालू का नाम था बबलू, जो कि उसका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वो किस चिड़ियाघर में मर गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल चिड़ियाघर में वो जो है वो मर गया है। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद हो जाएगा, जो 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 में खिताब जीता है? तो ये जर्मनी जीता है। यानी कि यूनाइटेड कप कौन जीता है? जर्मनी जो है यूनाइटेड कप जो है ये जीता है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए, ग्रेवियन अटल, जो कि फ्रांस के ही सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है ग्रेवियन अटल। ये इससे हमको तो नहीं लगता ये सब क्वेश्चन BPSC शिक्षक भर्ती में पूछने वाला है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्वेश्चन उठाता है तो आपको ये भी उठाने की संभावना हो जाएगी कि सबसे युवा, अगर समलैंगिक की बात करेंगे तो सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियन अटल, जो कहाँ है? फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। और सिर्फ अगर युवा की प्रधानमंत्री की बात करेगा तो वो जाएंगे साइमन हैरिस। वो कहाँ के प्रधानमंत्री है? आयरलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। इसमें तो बोले इसमें ALP वाला बैच में। तो इसको मतलब जो एक और सुन लीजिए क्वेश्चन, और जो कि अच्छा ही क्वेश्चन है, जो कि 10 जनवरी तक दिया गया था ना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रेड आंट चटनी का GI टैग किस राज्य को मिला है? ये उड़ीसा को मिला है। मतलब लाल चींटी का चटनी, रेड आंट मतलब लाल आंट मतलब चींटी होता है, मतलब लाल चींटी का चटनी जो है, इसका GI टैग दिया गया है उड़ीसा राज्य को। देखिए 3 गो GI टैग की चर्चा किए हैं। पहला किए हैं कदियाल साड़ी का GI टैग, वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपको सॉल का GI टैग किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। और रेड आंट की चटनी, इसका GI टैग किसको मिला है? उड़ीसा को ही मिला है। और IPL 2024 का विजेता टीम कौन सा है? KKR जो जीता है, किसको हरा के जीता है? ये हैदराबाद को हरा के जीता है। इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है कौन सा कप? ऑरेंज कैप। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? विराट कोहली को। और सबसे जो ज़्यादा विकेट लेते हैं उसका नाम होता है पर्पल कैप। वह कौन कैप किसको मिला है? हर्षल पटेल को मिला, जो कहाँ के हैं? पंजाब के खिलाड़ी हो जाएंगे। अब एक बार और रिवीजन करने की बात करते हैं। बताइएगा, जो अभी जो बताए हैं कि NH-44 जो कि आपको किससे किसको जोड़ता है? ये आपको श्रीनगर से लेके जम्मू कश्मीर सॉरी कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 जो इसकी लंबाई हो जाएगी, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो ये जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हो जाएगा आपको NH-27, यह किससे किसको जोड़ता है? ये
पोरबंदर से लेके सिलचर को जोड़ने का काम जो ये क्या करता है, और इसका नाम क्या जाएगा NH-27। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसमें कितने राजा जाएंगे? इसमें 4 राजा जाएंगे। कौन कौन राजा जाएंगे? दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और NH-27 की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3507 किलोमीटर। और यही बताए थे सबसे अधिक लंबाई वाला कौन हो जाएगा? NH-44। NH-44 का पुराना नाम क्या हो जाएगा? NH-7 हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी थी? अभी हो गई 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर NH-44। और सबसे छोटा है NH-118 और NH-548। NH-118 कहाँ है? झारखंड में है। और NH-548 जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और जिसकी लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। ठीक ना। उसके बाद बताए थे जो कि गलियारा के बाद बता दिए थे, जो कि पूरब से पश्चिम जोड़ता है, उसका नाम क्या है? NH-27, जो कि पोरबंदर से लेकर सिलचर को जोड़ने का काम करता है। और NH-44 हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। वो आपको श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। बाकी आज का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरा करा दिया गया। और इसमें जो ही महत्वपूर्ण टॉपिक था उसको हमारे द्वारा संपूर्ण रूप से इसको संपन्न किया गया है। यह क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाइएगा। अगर आप भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उसे वीडियो देखकर छोड़ देते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि आप ही लोग के लिए क्लास स्टार्ट किया गया है और आप ही लोग के भलाई के लिए सारा कुछ किया जाता है। जब तक आप इससे जुड़िएगा नहीं, किसी और को इसके बारे में बताइएगा नहीं, तब तक इसका विकास संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जुड़ने और जोड़ने से ही हर किसी का विकास होता है, चाहे वो मानव हो चाहे फिर कोई संसाधन हो। क्योंकि संसाधन सीमित रहती है लेकिन मानव सीमित नहीं है। इसको आप जितने हद से हद तक ले जाएगा ये उतना ऊपर उठने का काम किया करेगा। बाकी अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और होमवर्क जो है आपको होमवर्क के लिए आप पीडीएफ पाने के लिए, इसका पूरा क्लास का पीडीएफ पाने के लिए, जो कि होमवर्क के माध्यम से यूज कराया जाता है, यह आपको व्हाट्सएप ग्रुप इसमें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए और होमवर्क वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसको पढ़ के आइएगा और उसके बाद सुनिएगा तो अधिक से अधिक तक आपको याद रहेगा। करंट अफेयर भी अभी स्टार्ट कर दिया गया। अब करंट अफेयर भी एक वे में लेके चला जाएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के साथ, इसके अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।